हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों के यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपके यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 19 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, शैक्षिक और कलात्मक केंद्रों का विकास और पतन हुआ है। हालांकि इनमें से कुछ केंद्र आज भी मौजूद हैं। तो आज़ादी के बाद इन केंद्रों को पर्यटन की दृष्टि से पुनर्विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास किए हैं। तो इसी क्रम में प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु 1956 में स्थापित पर्यटन विभाग और 1972 में स्थापित पर्यटन निदेशालय सक्रिय है। यानी हमारे प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई है और पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई है। पर्यटन संबंधी व्यावसायिक कार्यकलापों की देखरेख के लिए 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना भी की गई है। यानी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई है। 1974 में की गई है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इतिहास में रुचि होती है, खास करके वो लोग पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में रोजगार ढूंढना चाहते हैं। तो इन लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से पर्यटन में रोजगार हेतु इच्छुक व्यक्तियों को पर्यटन संबंधी शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान चिन्हट लखनऊ की स्थापना की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके प्रदेश में पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो एक चिन्हट लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा अलीगढ़ में एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी खोला गया है। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1998 में प्रख्यापित राज्य के प्रथम पर्यटन नीति में 7 परिपथ चयनित किए गए थे। आपके प्रदेश में पहली जो पर्यटन नीति आई है 1998 में आई है। देखिए, इसके तहत 7 परिपथ में कौन कौन से परिपथ थे। ब्रज परिपथ, ब्रज परिपथ के तहत मथुरा, वृंदावन, आगरा और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए क्षेत्र जो हैं ये ब्रज परिपथ में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा यानी जोड़े गए थे बुंदेलखंड परिपथ में आपका जो बुंदेलखंड रीजन है, झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कालिंजर, चित्रकूट और इसका निकटवर्ती जो क्षेत्र है ये पूरा बुंदेलखंड परिपथ में आ जाता था। बौद्ध परिपथ के तहत भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो पवित्र स्थल थे वो सब शामिल किए गए थे। बिंद परिपथ में विंध्याचल और सोनभद्र से जुड़े हुए क्षेत्र थे वो शामिल किए गए थे। अवध परिपथ जो था वो लखनऊ से लेकर प्रयागराज और उनके मध्य का जो अयोध्या का क्षेत्र था वो इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा वन और इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ यानी जो आपके प्रदेश में स्थित वन जीव अभयारण्य हैं, वन विहार हैं या फिर इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए गए। जल विहार परिपथ, देखिए हमारे यहाँ ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जल क्रीड़ा की जा सकती है। जल क्रीड़ा का मतलब क्या है कि वहाँ पर लोग जो बोट राफ्टिंग वगैरह है ये काम कर सकते हैं या फिर नौकायन वगैरह कर सकते हैं, तो ये भी की जा सकती है। तो पहली जो हमारे यहाँ पर्यटन विकास नीति आई 1998 में, तो उसमें 7 परिपथ पहचान किए गए हैं और इनके विकास पर बल दिया गया है। जून 2015 में ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा की गई और इस नीति के तहत ऐसे गांवों को चिन्हित कर विकसित किए जाने की व्यवस्था है जो मुख्य पर्यटन स्थल और परिपथ के समीप हों और जहां पर्यटन की संभावनाएं हों। तो सरकार ऐसे किसी गांव के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ प्रतिवर्ष तक की धनराशि स्वीकृत करती है। तो यहाँ पर बताया गया सरकार पर्यटन ग्राम के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ प्रतिवर्ष तक की धनराशि स्वीकृत करती है और 1 वर्ष में अधिकतम 3 ग्राम ही चयनित किए जाते हैं। यानी ये नहीं है कि एक साथ हम कई सारे गांव को चयनित करते जाएं, नहीं, केवल 3 गांव एक साल में चयनित किए जाते हैं। ग्रामीण पर्यटन नीति के अनुसार 1950 से पहले निर्मित घरों और हवेलियों को पर्यटकों के लिए आवासीय व्यवस्था के रूप में विकसित करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए देने की व्यवस्था भी है। यानी कहने का मतलब क्या है, जिन लोगों के पुराने घर हैं या पुरानी हवेलियां हैं जिनका निर्माण 1950 से पहले हुआ है यानी आज़ादी से पहले किया गया है, तो उनको संरक्षित करने के लिए, उनको पर्यटन गतिविधि से जोड़ने के लिए राज्य सरकार उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देगी। तो ये बात भी यहाँ पर इस नीति में शामिल की गई। इसके अलावा 2016 में एक नई पर्यटन नीति आई। 2016 में प्रख्यापित नई पर्यटन नीति के तहत पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु यहाँ पर भी 7 नए परिपथ चयनित किए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला परिपथ है हेरिटेज आर्क परिपथ। हेरिटेज आर्क परिपथ जो है आपका, इसमें आगरा, लखनऊ और वाराणसी शामिल हैं। महाभारत परिपथ, तो देखिए महाभारत काल से जुड़े हुए जो स्थान है, खास करके जो आपके पश्चिमी यूपी के जो स्थान है, शामली है, मेरठ है, सहारनपुर वाला जो रीजन है ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो महाभारत परिपथ में ये वाला रीजन शामिल है। रामायण परिपथ के तहत जो आपके राम से जुड़े हुए स्थल हैं यानी अयोध्या से लेकर नीचे चित्रकूट तक जो भी स्थल हैं वो रामायण परिपथ के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो आपका जैन परिपथ है, तो जैन जो धर्म स्थल हैं
वो जैन पर्वत के अंतर्गत आएंगे। जो आपका सूफी पर्वत है, तो सूफीवाद से जुड़े जो प्रमुख स्थल हैं वो सूफी पर्वत के अंतर्गत आएंगे। स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, यानी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए जो स्थान हैं वो स्वतंत्रता संग्राम परिपथ के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा क्राफ्ट, क्यूजीन और कल्चर परिपथ, यानी क्राफ्ट का मतलब जो हस्तशिल्प वगैरह है, कुजीन का मतलब है व्यंजन वगैरह हैं, और विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्र वगैरह हैं, तो इनके लिए अलग से परिपथ बनाए गए। तो ऐसे करके हमारे यहाँ इसमें, यानी जो आपकी 2016 की पर्यटन नीति थी नई वाली, इसमें 7 परिपथ चयनित किए गए और इनके विकास पर विशेष बल भी दिया जा रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आगरा, लखनऊ और वाराणसी शहरों में आते हैं। यानी कि आपके 3 शहर सबसे ज्यादा फेमस हैं। एक तो आपका आगरा फेमस है, दूसरा आपका लखनऊ है और तीसरा आपका जो है वाराणसी है। इन 3 शहरों में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। इस कारण इन शहरों को हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। यानी आर्क का मतलब क्या होता है, इस तरह की आर्क होती है, तो इन्हें हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। 1998 में प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया है, 1998 में दिया गया है, या फिर 1998 की जो पर्यटन नीति है इसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। 2000 से 2001 में प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन कर आगरा, वाराणसी, लखनऊ में तैनात किया गया। यानी सन 2001 में हमारे प्रदेश में पर्यटन स्थल जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक अलग से पुलिस बल, यानी पर्यटन पुलिस के नाम से गठन किया गया और ये उस समय आगरा, वाराणसी और लखनऊ में तैनात भी किया गया। आगे चलकर इससे झांसी, प्रयागराज, मथुरा में भी पर्यटन पुलिस चौकी की स्थापना की गई, पुलिस की स्थापना की गई। मई 2008 से राज्य के महानगरों और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को होम स्टे के रूप में सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा शुरू की गई इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे पर्यटक भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम होटल वगैरह में या फिर किसी गेस्ट हाउस वगैरह में न रोककर किसी हम व्यक्ति के यहाँ रुकें, लोकल व्यक्ति के यहाँ रुकें, ताकि हमें उस लोकल कल्चर को भी जानने का मौका मिले। तो इन लोगों के लिए होम स्टे की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो आवासीय सुविधा बोलते हैं, किसी घर में आप स्टे करके आराम से पर्यटन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, तो उस तरह की व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाई है इसके लिए, इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना। तो इसको राज्य पर्यटन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने मकान का अधिकतम 5 कमरा पर्यटकों को किराए पर दिए जाने संबंधी पेइंग गेस्ट योजना प्रदेश में 1994 से चल रही है। देखिए, हमारे प्रदेश में जो पेइंग गेस्ट वाली योजना है ये 1994 से क्रियान्वित हो रही है। जापान की सहायता से बौद्ध परिपथ योजना का कार्य किया जा रहा है, यानी इसका विकास किया जा रहा है। यानी जापान की सहायता से बौद्ध परिपथ योजना का पहला चरण पूरा हो गया है, हालांकि अभी दूसरे चरण पर वर्क किया जा रहा है। बौद्ध परिपथ के तहत दिसंबर 2013 में मैत्रेय परियोजना का शुभारंभ हुआ। इस परियोजना के तहत कुशीनगर में बुद्ध की भव्य, यानी 500 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। यानी आपका जो कुशीनगर है, तो ये कुशीनगर में बुद्ध की कितनी मीटर ऊंची, 500 फीट ऊंची, यानी 500 फीट ऊंची यहाँ पे प्रतिमा का यहाँ पर जो है निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस जगह पर एक प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए एक विशाल और आधुनिक संस्थान, एक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा इकाई और ध्यान या चिंतन मंडप, फव्वारे, जलाशय, पार्क और अतिथि गृह का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये इस मैत्रेय परियोजना में शामिल है। राज्य में 2014 में इको पर्यटन नीति प्रख्यापित की गई थी। ऐसे कुछ पर्यटक ऐसे भी होते हैं जिनका लगाव प्रकृति में होता है, नेचर में होता है, तो उनके लिए इको पर्यटन नीति लाई गई है। इस नीति में वन विभाग को इको पर्यटन हेतु अधिकृत किया गया है। अब इको पर्यटन हेतु वन विभाग द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा, सुहेलबा वन्यजीव विहार बलरामपुर, ये आपका बलरामपुर रहा, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, यानी जो आपका बहराइच है, बहराइच में जो कतरनिया वन्यजीव विहार है, ये लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, देखिए ये आपका कन्नौज रहा लाख बहोसी के लिए, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, कानपुर और लखनऊ के बीच में आपका ये उन्नाव है, सरसई नावर इटावा का विकास किया जा रहा है। सरसई नावर जो है उसका विकास किया जा रहा है। तो ये कुछ इको पर्यटन के लिए प्रमुख स्थान चयनित किए गए हैं जिनका वन विभाग के द्वारा विकास किया जा रहा है। यूनेस्को के मूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के 3 स्मारक हैं, ताजमहल 1983, आगरा किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986। देखिए, हमारे राज्य में वर्तमान में 3 स्मारक जो हैं ये यूनेस्को के मूर्त विश्व धरोहर सूची में हैं। यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है इसमें हमारे राज्य की 2 धरोहर शामिल हैं,
जिसमें रामलीला को सन 2008 में शामिल किया गया है और कुंभ मेला को सन 2017 में शामिल किया गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुंभ मेला को किस वर्ष शामिल किया गया है। ये सन 2017 में शामिल किया गया है, वहीं रामलीला को सन 2008 में शामिल किया गया है। दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु विंध्याचल के अष्टभुजी व काली खोपर निजी क्षेत्र के सहयोग से रोपवे संचालित किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो आपका सोनभद्र और मिर्जापुर जो रीजन है, यहाँ पर रोपवे का संचालन किया जा रहा है। जबकि मथुरा का जो बरसाना है, बरसाना में रोपवे प्रस्तावित है। अभी वर्तमान में रोपवे जो है आपके विंध्याचल जो रीजन है, यानी कि जो आपका मिर्जापुर सोनभद्र का जो लगा हुआ रीजन है, यहाँ पर रोपवे संचालित हो रहा है, जबकि मथुरा की बरसाना में प्रस्तावित है, यानी कि भविष्य में लगाया जाएगा। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का और भारत का भी प्रथम महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल ताजमहल है और दूसरा आगरा फोर्ट है। यानी अगर हम यूपी में किसी भी पर्यटन स्थल की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलानी ताजमहल पर आते हैं और उसके बाद आगरा फोर्ट पर हैं। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में भी ताजमहल पहले स्थान पर रहता है। 2016 से राज्य में 14 फरवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? ये 14 फरवरी को मनाया जाता है और सन 2016 से ये मनाया जा रहा है। आगरा ब्रज तथा बौद्ध परिपथों के विकास हेतु विश्व बैंक तथा राज्य सरकार के 70:30 के अनुपात में पूंजी से चल रही योजना है। कौन सी है? प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यानी कि ये जो योजना है ये विश्व बैंक और राज्य सरकार के सहयोग से चल रही है, जिसमें विश्व बैंक की हिस्सेदारी 70% की है और राज्य सरकार यहाँ पर 30% का योगदान करती है। तो ये है प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।